बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो है साइंस का। जो मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो पार्ट 2 है न्यूट्रिशन का। पिछले पार्ट में हमने देख लिया था कि न्यूट्रिशन किस चीज़ को कहते हैं। यहाँ पे जो है कि न्यूट्रिशन क्या होती है, लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट किया था क्या होती है न्यूट्रिशन, क्या होती है। दो टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर उनके फर्दर टाइप्स होते हैं, ये हमने देखा। जिसने नहीं देखा वो पिछला वीडियो देखे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस का भी डिस्कस किया था थोड़ा, कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, कौन चीज़ों से, रॉ मटेरियल क्या होते हैं, कहाँ से मिलते हैं वगैरह। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ऑटोट्रॉफिक जो है ना वो मेनली प्लांट्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनज है, ठीक है ना। बायोलॉजी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शनज। यहाँ पे एक्सेप्शन होती है, जैसे पैरासिटिक प्लांट्स, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, सिर्फ वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। बाकी जो भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे मशरूम है, वो एक प्लांट है लेकिन नॉन ग्रीन है, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं करता है ना। सेम के जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, एनिमल्स जो है मेनली हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। जैसे एक एनिमल है यूग्लिना, जिसका नाम है यूग्लिना, जो है एक एनिमल है लेकिन वो फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि उसमें जो है ना क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने फोटोसिंथेसिस बताया था, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के जो टाइप्स थे इनको डिस्कस किया था। बचाया था मैंने हॉलोजोइक न्यूट्रिशन को, जिसको मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में जो हम है हॉलोजोइक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे और फर्दर टाइप्स इसके देखेंगे। और बिलाकर जो इंपॉर्टेंट है वो है हॉलोजोइक न्यूट्रिशन इन मैन में, जो है ना इंसानों में न्यूट्रिशन या डाइजेशन वगैरह कैसे होती है। इस पूरे को हम इसी जो है ना लेक्चर में आज कंप्लीट करेंगे। तो हो सकता है थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाए, लेकिन बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक में इसमें कंप्लीट करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं हॉलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है ना। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ ए प्लांट और एन एनिमल आइदर इन सॉलिड और इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है जब एक एनिमल प्लांट, पूरे प्लांट को या प्लांट के किसी हिस्से को, ठीक है, या पूरे एनिमल को या एनिमल के किसी हिस्से को अपनी बॉडी में लेता है, आइदर इन या तो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। सपोज अपनी बात करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स से, हम भी हॉलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। हम खाना खाते हैं ना, पार्ट ऑफ ए प्लांट, क्योंकि जो राइस वगैरह है प्लांट से निकलता है तो पार्ट ऑफ ए प्लांट। या हम मीट खाते हैं ना, पार्ट ऑफ एन एनिमल। हम सॉलिड फॉर्म में जो है खाने को उठाते हैं, खाते हैं, ठीक है, ये हॉलोजोइक न्यूट्रिशन हुई। या हम लिक्विड फॉर्म में, जैसे मिल्क होता है, दूध होता है ना, वो भी एनिमल से हासिल होता है, ठीक है, उसको हम पीते हैं, तो इसको भी हम हॉलोजोइक न्यूट्रिशन ही कहते हैं, ठीक है। अब जो एनिमल्स हॉलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, जो एनिमल्स हॉलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। आई गेस ये सबको पता ही होगा। एक को हम कहते हैं हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स, ठीक है ना। हर्बीवर्स वो जानवर है जो सिर्फ घास खाते हैं, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स, सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। प्लांट के प्रोडक्ट मतलब क्या है, देखिए प्लांट के, जैसे राइस है, ये तो प्लांट का प्रोडक्ट है, वेजिटेबल्स है, प्लांट का प्रोडक्ट है ना। तो प्लांट आइदर या सिर्फ प्लांट खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, उनको हम हर्बीवर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल काऊ, हॉर्स, ये जो है ना सिर्फ घास खाते हैं, तो दे आर हर्बीवर्स। दूसरा टाइप है, उसको हम कहते हैं कार्निवर्स। कार्निवर्स होते हैं वो जानवर जो सिर्फ मीट खाते हैं, फ्लैश, जो मीट खाते हैं उनको हम कार्निवर्स कहते हैं। एग्जाम्पल लाइन आता है इसमें, टाइगर आता है इसमें, सिर्फ जो है गोश्त खाते हैं, है ना। तीसरा टाइप जो आता है उसको हम कहते हैं ओमनिवर्स। ओमनिवर्स वो जानवर है जो मीट भी खाते हैं और जो प्लांट या प्लांट के पार्ट्स भी खाते हैं, दोनों खाते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हम मीट भी खाते हैं, ठीक है, हम जानवरों को भी खाते हैं और प्लांट से जो प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं उनको भी खाते हैं। सो वे आर ओमनिवर्स। ओमनिवर, क्रो जो है, जैसे क्रो, ये भी एक ओमनिवर है। आपने देखा होगा, अगर हमने कहीं पे भी जो राइस वगैरह जो भी हो, अगर चावल कहीं पे होगा तो जो कौवा आता है वो खा जाता है। या अगर छोटे छोटे जो होते हैं ना चिकन्स अगर होंगे छोटे छोटे, है ना, मुर्गी के बच्चे, अगर कौवा कहीं से देख ली तो उनको भी खा लेता है, ठीक है ना। तो बहुत प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाता है। सो क्रो भी है एक ओमनिवर। और बियर, बियर जो है भालू, वो भी एक ओमनिवर होता है, ठीक है ना। आई होप इतना समझ आया होगा कि 3 टाइप होते हैं, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स। हर्बीवर्स सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, कार्निवर्स
सिर्फ एनिमल या हम कह सकते हैं फ्लैश मीट खाते हैं एंड ओमनिवोरस दोनों चीज़ें खाते हैं, ठीक है ना। ये हो गए इनके टाइप्स। अब हम चलते हैं हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए जो हॉलोजोइक न्यूट्रिशन है ना, इट एक्चुअली गेट्स कंप्लीटेड इनटू 5 स्टेप्स। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन चाहे इंसान में हो, चाहे किसी और ऑर्गेनिज्म में हो, चाहे एम्यूबा में भी हॉलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जो कि एक यूनिसेलुलर एक ही सेल का बना होता है, ठीक है ना। जो भी हॉलोजोइक न्यूट्रिशन करता है वो 5 स्टेप्स में उसको कंप्लीट करता है, ठीक है। पहला स्टेप जो होता है उसको हम कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या है? एक्ट ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। अपनी बॉडी में फूड को एंटर करवाना या करना, उसको इंजेक्शन कहते हैं। जैसे कि हम कैसे इंजेक्शन करते हैं, हम हाथ से खाना उठाते हैं, अपने मुंह में डालते हैं, मुंह में जैसे ही खाना हुआ तो ये इसका मतलब है हमारी बॉडी में खाना एंटर हुआ। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेक्शन, ठीक है ना। जैसे एम्यूबा है, मान लो एक एम्यूबा है, ठीक है ना। एम्यूबा एक ही सेल का बना होता है, यहाँ पे खाना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो अपना ये सेल वाल जो है ना, सेल का, या आप कह सकते हो सेल वाल नहीं, सॉरी, क्योंकि ये एनिमल है, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो इसको इस तरीके से इंक्रीज़ करता है और इस खाने को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहेंगे, ठीक है। इंजेक्शन सिंपली होता है जब कोई जानवर अपनी बॉडी के अंदर फूड को दाखिल करता है, उसको हम इंजेक्शन कहते हैं। ये होता है हॉलोजोइक न्यूट्रिशन का पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ हॉलोजोइक न्यूट्रिशन, या किसी भी न्यूट्रिशन की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड। जो हम खाना खाते हैं कम्प्लेक्स फूड, जैसे हमने अभी चावल खाया, ठीक है ना। चावल जो है ना, उसको ब्रेक करना ताकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? देखिए कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, है ना। इनको अलग करना उस खाने से ताकि वो फिर हमारे ब्लड में एंटर होके हमारी बॉडी को उससे फिर एनर्जी हासिल हो जाए, ठीक है, जो हम आगे सीखेंगे। तो फूड को ब्रेक करना, उसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। अब जो डाइजेशन होती है ना, डाइजेशन के 2 टाइप्स होते हैं। हम 2 तरीके से डाइजेशन को डिस्कस कर सकते हैं। एक होता है फिजिकल डाइजेशन, दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। देखिए डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन, फूड को ब्रेक करना। अगर हम फूड को ब्रेक करेंगे किसी फिजिकल चीज़ से, जैसे हमारे दांत है, ये एक फिजिकल चीज़ है, इससे जब हम खाने को ब्रेक करते हैं तो उसको हम कहते हैं फिजिकल डाइजेशन, क्योंकि खाना ब्रेक हुआ तो डाइजेशन है, लेकिन किसी फिजिकल चीज़ से हुई तो फिजिकल डाइजेशन है। अब केमिकल डाइजेशन क्या होती है? इस फिजिकल डाइजेशन का दूसरा नाम मैकेनिकल डाइजेशन भी है, ठीक है। अब केमिकल डाइजेशन क्या होता है? देखिए हमारी जो बॉडी है इसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। वो केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे HCl हमारे स्टोमक में होता है, हमारे मुंह में जो ये पानी होता है इसको हम सैलवा कहते हैं, है ना। ये केमिकल्स है, ये भी फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। एक्चुअली इन्हीं का काम होता है डाइजेशन करना। उसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन, क्योंकि केमिकल की वजह से फूड ब्रेक हो रहा है तो उसको हम कहेंगे केमिकल डाइजेशन, ठीक है ना। अब दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर डाइजेशन सेल के अंदर हुई, मतलब जैसे एम्यूबा एक ही सेल है ना, सेल के अंदर ही पूरी डाइजेशन होगी, उसको हम कहेंगे इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। इंटरसेल्यूलर सेल के अंदर, है ना, या इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इंटर नहीं, एक्चुअली इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, इंट्रा यहाँ पे आ रहे हैं ना। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन मतलब सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। जैसे हम है, हमारी बॉडी में डाइजेशन कहाँ होता है? स्टोमक में होता है, इंटेस्टाइन्स में होता है। तो ये स्टोमक और जो ये इंटेस्टाइन होते हैं वो क्या है? एक्चुअली वो कैविटीज़ है, वो कोई सेल तो नहीं है, वो सेल की बनी हुई एक ऑर्गन है। तो जब सेल के बाहर डाइजेशन होगी तो उसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहेंगे, ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा। ये है सेकंड स्टेप हॉलोजोइक न्यूट्रिशन का। थर्ड स्टेप जो है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है जब ये फूड ब्रेक हुआ, इससे न्यूट्रेंट अलग अलग हुए, इससे प्रोटीन अलग हुआ, कार्बोहाइड्रेट अलग हुआ, तो फिर उसको एब्जॉर्ब करना, अपने ब्लड में उसको एंटर करवाना, एब्जॉर्ब करना, ताकि ब्लड के ज़रिए ये जो है ना ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के हर सेल तक पहुँचे, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है, क्योंकि देखिए जो हमने खाना खाया अब वो ब्रेक हो गया, हुई डाइजेशन, उसके बाद वो ब्लड में एंटर हुआ, ठीक है, इतना भी सही है, लेकिन ब्लड में उसको घूमना थोड़ी है, उसको हर सेल में एंटर होना है और सेल में फिर उसको यूज़ किया जाएगा एनर्जी के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है उस फूड को फिर यूज़ करना ताकि उसे एनर्जी हासिल हो, उससे ग्रोथ हासिल हो, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। और फिफ्थ और लास्ट स्टेप जो है वो है इजेक्शन। अब जब खाना हम खाते हैं, पूरा खाना जो है ना
उससे न्यूट्रिएंट तो नहीं निकलते है ना, पूरा खाना यूज़फुल नहीं होता, उसमें कुछ बचता है, वेस्ट जिसको हम कहते हैं। उस वेस्ट को एक ऑर्गेनिज्म जब अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज इजेक्शन। तो हमने क्या सीखा कि हॉलोजोइक न्यूट्रिशन गेट्स कंप्लीटेड इनटू 5 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज इंजेक्शन, सेकंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड द फाइनल एंड द फिफ्थ वन इज इजेक्शन, है कि नहीं। तो ये है हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन मैन। इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूट्रिशन इन मैन, जो एक मैन है उसमें न्यूट्रिशन कैसी होती है। मैं कोशिश करूँगा जल्द समराइज इसको करने की शॉर्ट में, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, वरना ये बहुत वास्ट टॉपिक है। अब देखिए, अब इंसानों की बात करेंगे। मैंने बोला मैन में भी होती है हॉलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब हम में भी 5 स्टेप होंगे, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन। तो हमें 5 स्टेप एक एक करके पढ़ना है। पढ़ने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि जो इंसान होता है, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन करने के लिए 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। एक को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे होते हैं ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिनको कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल किसको कहते हैं? देखिए, हम जब खाना खाते हैं तो माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ के बाद फूड पाइप होती है, फिर स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। इस सारे जो ये सिस्टम बनता है, माउथ, फूड पाइप, स्टोमक एट्सेट्रा, है ना, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसी का नाम है एलिमेंट्री कैनाल, इन सब को मिला के। और डाइजेस्टिव ग्लैंड इसका मतलब है, जैसे मेरे मुंह में ये पानी होता है सैलवा, ये किसी ग्लैंड से निकलता है। ग्लैंड का मतलब होता है जहाँ से ये सेक्रेट होता है, ये एंजाइम सेक्रेट होता है ना। तो वैसे ही हमारे स्टोमक में जो HCl होता है, जो पेप्सिन वगैरह होते हैं, जो इनको हम कहते हैं, ये जहाँ से रिलीज़ होते हैं उनको कहते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये 2 चीज़ें रेस्पॉन्सिबल होती है हम में डाइजेशन के लिए। तो हम इजीली एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन इन मैन, क्योंकि हॉलोजोइक न्यूट्रिशन होती है, तो न्यूट्रिशन तो स्टार्ट होगी फ्रॉम माउथ, है कि नहीं। माउथ से कैसे? पहला स्टेप है ना इंजेक्शन। इंजेक्शन कैसे होती है इंसान की? देखिए, हम हाथ से खाना उठा के अपने मुंह में रखते हैं, हमने हाथ से खाना उठाया, अपने मुंह में रखा, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो इसका मतलब है थ्रू माउथ इंजेक्शन होती है। हमारी बॉडी में जो फूड एंटर होता है वो मेनली थ्रू माउथ होता है ना। सो ह्यूमन में जो इंजेक्शन होती है वो माउथ के थ्रू होती है। और हमारा माउथ बना होता है 2 चीज़ों से, एक को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, दूसरे हम कहते हैं बकल कैविटी। देखिए, जो हमारे दांत है ना, अब अगर आप दांत अपने बंद करो तो जो आपके बाहर लिप्स और दांतों के बीच में जो गैप बनती है उसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। और जो बाकी अंदर वाली कैविटी बनती है ना, उसको हम कहते हैं बकल कैविटी। ऊपर जो लगा होता है उसको हम पैलेट कहते हैं, ठीक है ना, दैट इज़ बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में क्या होता है? देखिए, हमारा जो माउथ है उसमें दांत होते हैं, है ना, इसमें यही बकल कैविटी होती है। इसमें नीचे सैलवरी ग्लैंड्स होते हैं। मैंने बोला ग्लैंड्स होता है जहाँ से सेक्रेट होता है, जो हमारे मुंह में पानी होता है उसको कहते हैं सैलवा, और जहाँ से वो निकलते हैं उसको हम कहते हैं सैलवरी ग्लैंड। सैलवरी ग्लैंड बहुत सारे होते हैं, एक ही नहीं होता, बहुत सारे कानों के पास होते हैं, ज़बान के नीचे होते हैं। तो उनको याद नहीं रखना, आपको बस याद रखना हमारे मुँह में जो पानी है उसको कहते हैं सैलवा, ठीक है। उसमें और भी चीज़ें होती हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। आपको इतना याद रखना है कि इंजेक्शन जो है वो माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। माउथ में दांत होते हैं और माउथ में सैलवा होता है। आगे जाने से पहले मैं एक बार आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, आपको याद रहे कौन कौन चीज़ें होती है और रेस्पॉन्सिबल कैसे होती है। देखिए, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले ऊपर देखिए, आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर। देखिए, माउथ में टीथ और टंग है। एपिग्लोटस आगे देखते हैं, देखिए, और सैलवरी ग्लैंड है कहाँ पे? हमारे माउथ में, है ना। माउथ के बाद जो ये एपिग्लोटस दिखाया है, एपिग्लोटस, इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा, आपको बस याद रखना है एपिग्लोटस, ठीक है। उसके बाद जो ये पाइप है ना, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, जहाँ से खाना नीचे जाता है, उसका दूसरा नाम ऑसोफेगस है। फूड पाइप का दूसरा नाम ऑसोफेगस है, याद रहा। उसके बाद ऑसोफेगस के साथ अटैच होता है जे शेप्ड स्टोमक, है ना, स्टोमक के बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस, इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब लिवर जो है ना, यहाँ पे लिवर दिखाया है, लिवर अपना कुछ सेक्रेशन बनाता है और उसको भेजता है, पहले गाल ब्लैडर में स्टोर करता है, गाल ब्लैडर के बाद उसको फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है, ठीक है ना।
सेम केस। जो लिवर के साथ साथ और एक होता है जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाज, यहाँ पे दिखता नहीं है क्योंकि वो स्टोमक के पीछे होता है, पेनक्रियाज है ना। वो पेनक्रियाज भी अपनी सेक्रेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है और लिवर भी अपनी सेक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है, ठीक है, इतना याद रहा। और यहाँ पे ये देख लीजिए, एक लार्ज इंटेस्टाइन के साथ एक चीज़ होती है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं या वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये हर किसी में प्रेजेंट होता है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब इसका काम कुछ भी नहीं होता है, खाली बैठा रहता है। हाँ, अगर इसकी इन्फ्लेमेशन कभी हो तो बीमारी होती है, उसको भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। आई होप आपको ये इमेज आपने एक बार देखी होगी, याद रखा होगा। माउथ होता है, ऑसोफेगस होता है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, और स्मॉल इंटेस्टाइन से दो सेक्रेशंस, एक तो लिवर से कुछ केमिकल आता है और पेनक्रियाज से कुछ केमिकल आता है जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है इस हमारे एलिमेंट्री कैनाल के साथ। आई होप इतना समझ आया होगा। अब हम चलते हैं वापस नेक्स्ट स्टेप की। देखिए, पहला स्टेप जो था इंजेक्शन, वो हमने देख लिया। अब सेकंड स्टेप है डाइजेशन। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन न्यूट्रिशन इन मैन। देखिए, डाइजेशन जो इंसान की है ना, मतलब जो ये फूड ब्रेक होता है, ये 3 पार्ट्स में कंप्लीट होता है। पहला माउथ, दूसरा स्टोमक, तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब इंसान में जो डाइजेशन स्टार्ट होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ में थोड़ी डाइजेशन होती है, उसके बाद फूड जो स्टोमक में जाता है वहाँ पे थोड़ी डाइजेशन होती है, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पे और डाइजेशन होती है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम माउथ की बात करें, जैसे ही हमने खाना खाया, माउथ में जैसे ही खाना एंटर हुआ, सबसे पहले हमने उसको चबाना शुरू किया, है ना, ब्रेक करना शुरू किया विथ टीथ। तो टीथ से जब हमने शुरू किया तो उसको हम कहते हैं फिजिकल डाइजेशन, मतलब फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट हो गई हमारी माउथ में। उसके बाद, क्योंकि मैंने बोला हमारे मुंह में सैलवा होता है ना, सैलवा में एक चीज़ प्रेजेंट होती है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज। और सैलिवरी एमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन। दोनों चीज़ें याद रखनी है, सैलिवरी एमाइलेज, उसी का दूसरा नाम टाइलिन, जो हमारे सैलवा थूक में प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है सैलिवरी एमाइलेज का? इसका काम होता है जो हमारे फूड है ना, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको ब्रेक करना, उनकी डाइजेशन करना। इसको हम कहेंगे केमिकल डाइजेशन, क्योंकि सैलिवरी एमाइलेज एक एंजाइम की वजह से हुआ जो एक केमिकल है ना। तो हम कह सकते हैं बोथ फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। फिजिकल डाइजेशन बाय टीथ, केमिकल डाइजेशन बाय सैलवा, जिसमें कि सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन कह सकते हैं प्रेजेंट है, जो ब्रेक करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। अब अगर क्वेश्चन ऐसे आया, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन, तो आपको जवाब देना है माउथ। सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन माउथ में होती है, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह उनकी नहीं होती है, वो आगे हम देखेंगे, है ना। फिलहाल अगर आपको बताया गया डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्टेड इन, आपको भी पता नहीं है कहाँ से होती है, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट्स का पूछा गया तो आपको पता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्टेड इन माउथ, ठीक है। हो गई माउथ की बात। अच्छा, अब माउथ से क्या होगा? जब हम खाना माउथ में ना अब उसको चबाएंगे, उसके बाद हमारी टंग होती है ना, टंग जो ज़ुबान होती है वो उसको ना मिक्स करने में मदद देती है। उसके बाद हम उसको निगलते हैं, है ना। जब हम निगलते हैं ना तो वहाँ पे एक चीज़ आपने देखी थी, एपिग्लोटस, है ना, एपिग्लोटस। एपिग्लोटस का काम क्या होता है? देखिए, जो हमारा माउथ का लास्ट पार्ट होता है ना, वहाँ पे जो पाइप, जिस पाइप के ज़रिए खाना नीचे जाता है, जिसको हम फूड पाइप या ओसोफेगस कहते हैं, और जिस पाइप के ज़रिए ऑक्सीजन नीचे जाता है, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, दोनों की ओपनिंग ऐसे होती है, मतलब दोनों ओपन होते हैं। लेकिन जब हम खाना खाते हैं ना, एक मस्क्यूलर ऑर्गन जो होता है वो इसको ढक देता है, विंड पाइप को, ताकि विंड पाइप में खाना ना जाए और फूड पूरा किसमें, फूड पाइप में चला जाए, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं एपिग्लोटस, जो वो वहाँ पे उसको ढक देता है, उस मसल को कहते हैं हम एपिग्लोटस, ठीक है। हो गया काम। एपिग्लोटस के बाद जब हमने खाना निगल लिया तो ये फूड पाइप में चला गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, खाना जब हमने यहाँ पे अब निगल लिया, वो इस फूड पाइप में चला गया, इस फूड पाइप में चला गया, है ना। इस फूड पाइप में ना कोई डाइजेशन नहीं होती है, और फूड पाइप में जो खाना नीचे चलता है ना, उसको हम कहते हैं एक पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। पेरिस्टालिटिक मूवमेंट मतलब खाना जिस तरीके से नीचे जाता है उसको हम कहते हैं पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की शक्ल में नीचे चला जाता है और खाना पहुंचता है हमारे स्टोमक में। अब स्टोमक में उसके साथ क्या होता है? देखिए, जो स्टोमक होता है, इट इज़ ए जे शेप्ड ऑर्गन। यहाँ से आपको दिख रहा है जे शेप्ड ऑर्गन, है ना। स्टोमक का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला,
ऊपर वाला पार्ट, इसको हम फंडस कहते हैं। बीच वाला पार्ट उसको बॉडी कहते हैं, और जो लास्ट वाला पार्ट है इसको पिल्यूरिक पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा जो स्टोमक होता है ये एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फंडस ऊपर वाला पार्ट, बॉडी बीच वाला पार्ट, और लास्ट वाला पार्ट उसको हम पिल्यूरिक पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक जो होती है ना, स्टोमक के वाल्स एक जूस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस बना होता है 3 चीज़ों का, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोपेप्सिन, म्यूकस। और जो बच्चे होते हैं उनका जो स्टोमक होता है उसमें और एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं प्रोरेनिन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसका काम, HCl का काम। HCl क्यों होता है हमारे स्टोमक में? HCl का पहला काम होता है अगर हमने खाने के साथ कोई जर्म भी खाया होगा साथ में, तो उस जर्म को किल करना, ये HCl का एक काम होता है। दूसरा काम होता है जो मैंने यहाँ पे प्रोपेप्सिन लिखा ना, प्रोपेप्सिन का मतलब हो गया, पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन एक एंजाइम है, बट इट इज़ इनएक्टिव मतलब ये अभी काम नहीं कर सकता, ये सोया हुआ है। क्यों सोया हुआ है? इसलिए सोया हुआ है कि अगर ये हमेशा जागता रहे, मतलब हमेशा एक्टिवेट रहे, और अगर हमारे स्टोमक में खाना प्रेजेंट ना हो तो ये स्टोमक को ही डैमेज कर सकता था, इसलिए ये इनएक्टिव रहता है। और इसको एक्टिवेट करता है कौन? प्रोपेप्सिन को भी HCl ही एक्टिवेट करता है। जब हम खाना खाते हैं सबसे पहले HCl रिलीज होता है, HCl इस प्रोपेप्सिन को एक्टिवेट करता है और बनाता है पेप्सिन, प्रोपेप्सिन को बनाता है पेप्सिन। और ये पेप्सिन का फिर काम होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो हमने खाना खाया उसमें जो प्रोटीन्स होंगे उसको ब्रेक डाउन करना, अब काम होता है प्रोपेप्सिन का। तो आपने समझ लिया, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से, और प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है स्टोमक से। इससे क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, और एक चीज़ प्रेजेंट होती है म्यूकस। सर म्यूकस का क्या काम है? देखिए HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर आप हाथ पे डालोगे तो हाथ जल जाएगा। अब स्टोमक में प्रेजेंट होता है, लेकिन स्टोमक के जो वाल्स है उसको तो नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि एक सबस्टेंस होता है म्यूकस। म्यूकस का काम होता है हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करना, किस चीज़ से? HCl से। ठीक है ना, ये और एक काम होता है इस चीज़ का। तो इसके अलावा जब ये फूड अब निकलता है ना, अब फूड यहाँ पे 2-4 घंटे या 5 घंटे तक रहता है, कहाँ पे? स्टोमक में। अगर कभी HCl ज़्यादा हो जाए ना हमारे स्टोमक में, तो हम कहते हैं कि एसिडिटी हो गई है, तो उस टाइम हम कोई दवाई जो लेते हैं वो एक बेस होती है, जब एसिड और बेस मिलता है वहाँ पे साल्ट बनता है और न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो बस याद रखें, एसिडिटी का मतलब होता है HCl ज़्यादा होना है। अक्सर होता है जब ना डाइजेस्ट खाना अच्छे तरीके से ना हो तब एसिडिटी हो सकती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात चलती है इसके आगे। 5 घंटे मैंने कहा लगभग स्टोमक में खाना रहता है, उसके बाद आगे जाता है। देखिए, अब जो खाना स्टोमक से आगे जाएगा तो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन खाने में क्या मिला है? HCl, तो एसिडिक खाना होगा, है ना, खाना एसिडिक होगा, उसको आप काइम कहते हैं। अब हम उसको फूड नहीं कहते, काइम कहते हैं। तो मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना चला गया ना, थोड़ा थोड़ा करके वो एसिडिक होगा, क्योंकि HCl उसके साथ मिला हुआ होगा। ठीक है, खाना चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। अच्छा, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए नहीं कहते कि ये शॉर्ट होता है, ये बहुत लंबा होता है, इसीलिए तो ऐसे कॉइल्ड होता है। सर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर जो तंग होता है, मतलब ये इतना ही होगा, लार्ज इंटेस्टाइन इतना मोटा होगा, है ना। मोटापे की मतलब कितना, इसका जो साइज़ है कितना होगा, इस हिसाब से इसका डायमीटर कितना होगा, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। वरना लेंथ में तो ये बहुत बड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा होता है, इसीलिए कॉइल्ड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जुजिनम, इलियम। इंपॉर्टेंट बात, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होती है, मतलब फूड पूरा ब्रेक कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, कैसे? देखिए, जब भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है ना, जैसे मैंने ऊपर दिखाया, लिवर एक जूस बनाता है जिसको हम कहते हैं बाइल जूस। पेनक्रियाज भी एक जूस बनाता है जिसको कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। और जो इंटेस्टाइन होता है ना, जैसे स्टोमक अपना एक जूस बनाता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, वैसे ही इंटेस्टाइन अपना एक जूस बनाता है जिसको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है ना। तो क्या काम होता है? सबसे पहले हम लिवर का काम देखते हैं। देखिए, लिवर जो है ना, लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ये बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस होता है बेसिक,
क्योंकि जो खाना वहाँ से आया वो है एसिडिक। अब उसके साथ मिलता है बाइल जूस, क्योंकि ये बेसिक है तो ये न्यूट्रलाइज करता है, वो एसिड जो उसमें होता है उसको ख़त्म करता है, ताकि पेनक्रियाज का जो जूस है वो अपना काम करे, वरना ये काम नहीं कर सकता। पेनक्रियाटिक जूस जो क्या काम करता है आगे देखेंगे। लिवर जब भी जूस बनाता है, बाइल जूस, सबसे पहले इसको इस गाल ब्लेडर में इसको स्टोर करता है, फिर गाल ब्लेडर के ज़रिए वहाँ से एक डक्ट, वहाँ से एक पाइप निकलती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक उसको पहुँचाती है। देखिए गाल ब्लेडर में कभी कभी ना स्टोन्स पैदा होते हैं, गाल स्टोन्स जिनको कहते हैं, ठीक है ना। अगर थोड़ा ज़्यादा हुए तो हम गाल ब्लेडर को बाहर निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? इससे इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तब क्या होता है, लिवर अपनी सेक्रेशन डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है और गाल ब्लेडर का उतना ज़्यादा इशू नहीं बनता, तो ये कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि लिवर जो होता है, लिवर जब बाइल जूस बनाता है तो बाइल जूस का पहला काम होता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कायम। देखिए बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, कोई एंजाइम नहीं होता बाइल जूस में, बात याद रखना, कोई एंजाइम नहीं होता बाइल जूस में। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कायम का मतलब है जो फूड आया है वहाँ से, क्योंकि उसमें एसिड है, उसको ये न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि ये बेसिक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, देखिए हमारे फूड जो हम खाते हैं उसमें फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने फैट्स की बात ही नहीं की। तो बाइल जूस क्या कहते हैं, इसमें होते हैं बाइल साल्ट्स, बाइल जूस में होते हैं बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट्स क्या करते हैं, जो फूड में लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं ना, ऐसे ऐसे किसके, फैट के, उनको ये शॉर्ट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब है बाइल जूस में जो बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं वो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में, उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये होता है लिवर का काम। उसके बाद आता है पेनक्रियाज का काम। देखिए पेनक्रियाज का क्या काम होता है, पेनक्रियाज जो पेनक्रियाटिक जूस बनाता है उसमें लाइपेस होता है, लाइपेस का काम होता है फैट्स को डाइजेशन करना, ठीक है। उसमें एमाइलेस होता है, एमाइलेस ऊपर भी हमने देखा था, सैलवरी एमाइलेस, एमाइलेस का काम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स बचे हैं उनको डाइजेस्ट फर्दर करना। ट्रिप्सिन, जैसे पेप्सिन ऊपर था वो प्रोटीन उसको डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। प्रोटीन उसको डाइजेस्ट करता है एमिनो एसिड्स में, ठीक है ना। तो ये डाइजेस्ट करते हैं, और इंटेस्टाइनल जूस में भी बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो फर्दर डाइजेशन में मदद करते हैं, ताकि ये फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो स्मॉल इंटेस्टाइन में, इससे न्यूट्रेंट अलग अलग चले जाए, जो छोटे छोटे न्यूट्रेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है सेकंड स्टेप जिसको हम कहते हैं डाइजेशन, जो कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, अब इस फूड में से जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स निकले उनको एब्जॉर्ब करना, उनको ब्लड में एंटर करवाना। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज माइक्रोविलाई थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। देखिए एब्जॉर्प्शन भी कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्टोमक में भी थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन होती है किसकी, अल्कोहल वगैरह की, लेकिन एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए ये जो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से बने होते हैं ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम नाम देते हैं विलाई या माइक्रोविलाई, इनके ज़रिए से फूड एंटर होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ से ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है ना। जब फूड यहाँ से एंटर होके इन ब्लड वेसल्स में एंटर होता है, इसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब कुछ फूड तो खुद एंटर होता है, ठीक है ना, उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। कुछ फूड ज़बरदस्ती एंटर करवाना पड़ता है, मतलब एनर्जी को यूज़ करके फूड को एंटर करवाना पड़ता है ब्लड में, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जहाँ पे हमें एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है, देखिए अब ये फूड जो है ना, ये एंटर तो हो गया हमारे ब्लड में, लेकिन ब्लड में से फिर उसको एंटर करवाना होता है हर किसी सेल में जहाँ से उस फूड से एनर्जी हासिल होती है या उस फूड को यूज़ किया जाता है फॉर ग्रोथ। उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेप बचता है जिसको हम कहते हैं इजेशन। इजेशन जो होती है, इजेशन का मतलब होता है अब जो वेस्ट बचा, फूड जो ब्रेक हुआ, उसमें न्यूट्रिएंट अलग हुए, जो बचा उस फूड को बाहर निकाला जाता है बॉडी से। कैसे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वो एनस के ज़रिए हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कैशम, दूसरे को कहते हैं कोलन, और लास्ट वाले को कहते हैं रेक्टम, जिसमें स्टोर होता है वेस्ट कुछ टाइम तक बाहर निकालने तक, ठीक है ना।
तो क्या लार्ज इंटेस्टाइन का भी कोई काम है? लार्ज इंटेस्टाइन का एक काम तो होता है जो वेस्ट वहाँ से निकलता है, अगर उसमें कुछ वाटर प्रेजेंट हो उसको एब्जॉर्ब करे। उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये भी होता है कि हमारी बॉडी में जो है ना एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, एस्चर्चिया कोलाई जिसको कहते हैं, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या होता है? वो हमारी बॉडी से फूड खाता है, लेकिन बदले में हमें ना विटामिन B12 प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये भी इसका काम है। और एक काम भी देख लीजिएगा, जैसे हमने ऊपर मैंने बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं वर्मिफॉरम अपेंडेक्स या सिंपली अपेंडेक्स, वर्मिफॉरम अपेंडेक्स। देखिए, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है उसका कोई काम नहीं होता हमारी बॉडी में, लेकिन अगर कभी इसको इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन मतलब अगर सूज जाए, ये कभी इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, तब इसको बाहर निकालना ज़रूरी बनता है, वरना इंसान मर सकता है। उस प्रॉब्लम को उस टाइम कहते हैं एपेंडिसिटीज़। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये लेंथी टॉपिक था, मैंने कोशिश की शॉर्ट में इसके समझाने की। तो अगर कहीं पे प्रॉब्लम रही तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं MCQs ले आऊँ उसमें उसको दूर करने की। थैंक यू वेरी मच।